सबसे पहले तो सर को थैंक यू इतना अच्छा सेमिनार लेने के लिए, और लगभग सारे डायमेंशन उन्होंने कवर किए। चीज़ें क्यों होती हैं और हमारे लिए स्ट्रैटेजी या डायमेंशंस या ओरिएंटेशन ज़रूरी क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैं मान के चलता हूँ आप लोग घोड़ों की तरह हो, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें तो आप एक घोड़े की तरह हो, हॉर्स। यहाँ घोड़े का मतलब है शक्ति यानी ताकत, पावर। आप सभी के अंदर इमेंस पावर है, आपकी ड्रीम्स में पावर है, आप किसी बैकग्राउंड से आए होंगे, वो आपके अंदर वो इग्नाइटेड माइंड है जो कर सकता है। लेकिन जब कोई जॉकी किसी घोड़े को रेस में उतारता है तो उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। वो उसके दोनों आंखों की तरफ जो साइड में है पट्टी बांध देता है साइड में, ताकि घोड़ा केवल अपने लक्ष्य की तरफ देख सके। घोड़े की ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। घोड़ा जो पहले भी बिना पट्टी के दौड़ सकता था वो अभी भी दौड़ता है। फर्क क्या पड़ जाता है, घोड़े का ओरिएंटेशन बदल जाता है, ठीक है। एक घोड़ा जो अपनी आंखों से चारों तरफ देख सकता था और शायद अपनी ताकत को कभी इधर भी जा सकता था और उधर भी जा सकता था, लेकिन घोड़े की प्रतिष्ठा जो उस पर जो लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं या लोग उस पर इतनी उम्मीदें रख रहे हैं, वो तभी होती है जब घोड़ा एक डायरेक्शन में दौड़कर सबसे आगे निकलकर रेस जीत लेता है। तो सर ने वही काम किया। शक्ति तो थी, दिशा निर्धारित कर दी। यानी यू हैव पावर बट डायरेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तब जाकर दुनिया आपको याद रखेगी। पावरफुल तो था, टैलेंटेड तो था, इसके सपनों में जान तो थी, लेकिन ये अपने पॉइंट पर जाकर हिट कर पाया या मिस कर गया, आप केवल इसी के लिए जाने जाओगे। और हमेशा याद रखना, दुनिया आपके प्रयासों को याद नहीं रखती, दुनिया सिर्फ आपके परिणाम को याद करती है। आप कैसे भी आप सर शासन करके पढ़ाई करते हो, अगर आपका एग्जाम निकल गया तो दुनिया कहेगी भाई ये बहुत बढ़िया इंसान था, ठीक है। इसीलिए परिणाम के लिए दौड़ो, और परिणाम के लिए शक्ति और दिशा दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। आप कितने टैलेंटेड हो ये बात की बात है, आपका टैलेंट और आपका डायरेक्शन दोनों सिंक्रोनाइज वे में चलना चाहिए, राइट। तो दिशा में जो सर ने सबसे पहला काम किया, आपका जो एक बहुत बड़ा सरदर्द था उसको खत्म कर दिया। यानी अब से लेकर 1 साल तक का जो टारगेट है वो आपको दे दिया कि अब से लेकर आप जून से लेकर अक्टूबर, अक्टूबर से लेकर फरवरी, प्री से लेकर मेंस, आप किस वे में जाओगे। और आप इसको जो है वो ग्राफ में बनाइए और अपनी जहां पढ़ाई करते हैं वहां इसको चिपका दीजिए, मुझे इसी वे में जाना है। ऐसा ही प्रैक्टिकल मैंने किया था, अगर याद होगा मैंने 100 डेज की स्ट्रैटेजी दी थी प्री से पहले। बच्चे परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कभी ज्योग्राफी पढ़ें कभी हिस्ट्री पढ़ें, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन युग में हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन सारी होती कि दिमाग हमेशा इसी में डोलता रहता है। मैंने एक 100 डे की स्ट्रैटेजी बना के दी थी कि इस दिन आपको ये पॉइंट ही पढ़ना है। काफी बेनिफिट रहा। सर ने आपको पूरे 1 साल का जो है वो टारगेट दे दिया कि आपको कैसे करना है। दूसरा हमने देखा कि हमें मेंस की तैयारी कैसे करनी है। मेंस वाकई में मुझे याद है कि एक सीनियर थे और आश्चर्य करोगे, उस समय मेंस में जब इंटरव्यू में आप जाते थे तो मिनिमम 80 मार्क्स देने ही होते थे, मतलब आप इससे कम नहीं दे सकते, और उनको 80 मार्क्स ही मिले थे। अब क्या हुआ होगा उनके साथ इंटरव्यू में, नोबडी नोस, ठीक है। 80 मार्क्स मिनिमम आपको गेस्चर देने पड़ते हैं। आप मेंस लिख कर आए हो, आपके पास टैलेंट है, 80 मार्क्स आपको मिनिमम दिए जाएंगे, मिनिमम, और उनको 80 ही मिले थे। उसके बाद भी उनको आईपीएस मिला। रीजन, उनका मेंस जबरदस्त गया था, जबरदस्त। ऑप्शनल में उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स खींचे थे कि वो जब टोटल मार्क्स ऐड हुए तो उन्होंने अपनी रैंक निकाल दी। इसलिए मेंस को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही एनर्जी के साथ आपको लेकर चलना है। और मेंस का मतलब हो गया कि आप 5 से 7 घोड़े का एक रथ लेकर चल रहे हो, और ये घोड़े बड़े बदमाश हैं, ठीक है। ये अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे तो आंसर राइटिंग पकड़ना है, आंसर राइटिंग कर रहे हो तो एस्से पकड़ना है, और जब पॉलिटी के साथ आपको करंट अफेयर्स जोड़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ते समय एथिक्स भी देखना है, और एथिक्स के साथ ऑप्शनल भी लेकर जाना है। और ये सब भी खत्म हो गया तो आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना और इंग्लिश भी पढ़ना है। यानी इस रथ के घोड़े जो हैं वो तुरंत जो है वो क्या होगा, आपको लेकर नहीं जाएंगे। तो क्या होता है, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने पहुंचते हैं तो हम इस घोड़े पे बिठा दिए जाते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि सफर बड़ा खूबसूरत है, और जल्दी ही आप जो है वो धौलपुर हाउस का दरवाजे पे आप इस घोड़े के साथ, इस रथ के साथ आप पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये सातों के सातों घोड़े बड़े बदमाश हैं। एक धौलपुर हाउस जाना चाहता है तो दूसरा जो बुराड़ी की तरफ निकलना चाहता है। एक कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घास खानी है। अब इन 7 घोड़ों को, यानी कि इसमें 4 जीएस के पेपर, 1 एसए का पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, ठीक है, तो 7 और 2 जो आपके 300 मार्क्स के आपको जो कट ऑफ निकालने के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। अब इनको तो आपको हाथ में थमा दिया जाता है, इनको एक साथ चलाना और धौलपुर हाउस पहुंचना, यही सबसे बड़ी कला है, ठीक है। तो इसके लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। आपको यह पता होना चाहिए कि उस लगाम से, घोड़ा आपकी भाषा को नहीं जानता कि स्टॉप तो रुक जाए, स्टैचू तो वहां पे खड़ा हो जाए, रन तो वो दौड़ पड़े। घोड़ा सिर्फ लगाम की मूवमेंट को जानता है। इस लगाम की मूवमेंट छुपी होती है सिलेबस में, ठीक है।
जब यूपीएससी की भाषा बड़ी शाब्दिक भाषा इस्तेमाल करता है, घोड़े को इंग्लिश में बोलो हाउ आर यू, जवाब कैसे देगा? उसे बोलो राइट ले लेना। ऑटो में थोड़े ना बैठे जो राइट ले लेगा, मेरी इस बात को एनालाइज करके देखना। तो ये जो घोड़ा होता है वो क्या होता है, आप जो बढ़िया जो घोड़ा चलाने वाले होते हैं वो अपने हाथों के इशारों से उसको लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट कराते रहते हैं। ये जो सिलेबस है यही आपका वो सांकेतिक शब्द है जो आपके और आपके यूपीएससी के बीच में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सिलेबस बहुत ही अबूझ है, मतलब यूपीएससी ने ऐसा जाल फेंका। आप सब लोग को मेरे ख्याल से सिलेबस का प्रिंट मिल गया होगा, ठीक है, बहुत ही छोटा सा है, मैं 2 मिनट इसमें लेना चाहूंगा। इस सिलेबस के पीछे भाषा कैसे स्थापित होती, जरा ये देखो। सिलेबस में एक वर्ड यूज किया गया डेवलपमेंट, बड़ा छोटा सा प्यारा सा वर्ड है। हम सभी चाहते हैं डेवलपमेंट, विकास, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकली बात करें, सिद्धांतिक रूप से बात करें, सो डेवलपमेंट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत सिंपल सा, प्लस इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी जब आपके पास पैसा आए तो आपकी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में क्या होना चाहिए, एक इनहेंसमेंट होना चाहिए। यानी ग्रोथ आपकी जीडीपी को अपवर्ड लेकर जाता है और जो आपने जीडीपी में कमाया है उसको आप लोगों तक वितरित कर दीजिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उसका लाभ सभी गरीब आदमी तक पहुंचा दीजिए। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना इजी है, और लगता होगा बस मेरा सिलेबस पूरा हो गया। लेकिन इसी के अंदर भानुमति का पिटारा खुलता है। क्या डेवलपमेंट सार्वभौमिक हो सकता है? क्या डेवलपमेंट सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होता है? क्या सरकारें डेवलपमेंट यानी विकास को सार्वभौमिक कर सकती हैं? 3 वर्ड मैंने कहा, क्योंकि इसी डेवलपमेंट में एग्जांपल देता हूं। सरकार ने कहा इस बार हम जो है वो कोयले के खनन को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। कुछ साल पहले अभी आपने देखा कि जो है कोल ब्लॉक्स बिके थे। सरकार ने कहा कि कोयले का खनन बढ़ाना है, देश में ऊर्जा को बढ़ाना है, हर घर में बिजली पहुंचानी है। कितना सुंदर लग रहा है, विकास की गंगा बह जाएगी। सरकार ने कुछ लोगों को आवंटित किया कि आप एक काम करिए, आप ये कोयला खोद कर दीजिए। बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो कोयला है, इन पर जो लोग रहते हैं, मकान जिनके हैं, ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, ठीक है। जिन जगहों पर इनके पुरखे रह रहे हैं, जिनके यहां खेत हैं, जिनके मकान हैं, उन्हीं के नीचे कोयला है। और इस कोयले को पाने के लिए मुझे इनको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और हटाने की प्रक्रिया हो सकती है जैसी हम और आप सोच रहे हो वैसी ना हो। यहां बैठे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा मकान किसी गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट के बीचों बीच में आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा अपनी जमीन को छोड़ना कितना मुश्किल काम होता है। अब मुझे बताओ, विकास किसका? किसका? जिस दिन इस वर्ड को पकड़ना सीख जाओगे कि जब डेवलपमेंट वर्ड मेरे सामने आ रहा है तो मैं पूछना सीख जाऊं डेवलपमेंट हो किसका रहा है? इसका, शहर में बिजली प्राप्त करने वाले का, या जो अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए क्या कर रहा है, उसी पर निर्भर है। इसको हटा दोगे, कहां लेकर जाओगे इसको? ये किसी अलग सांस्कृतिक, इंसान कोई मटेरियल चीज नहीं है कि फ्रिज उठाया यहां से वहां रख दिया। फ्रिज नहीं मना कर रहा है। मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है, उसकी एक संस्कृति होती है, उसका एक समाज होता है, उसकी एक विचारधारा होती है, उसका खान पान होता है, उसका पहनावा होता है। इफ समबडी कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, उसको पूछो जाकर कि वेस्ट में जो है सरवाइव करना उसके लिए कितना मुश्किल होता है। खान पान क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आप यहां बैठे हो, चौड़ाई में बैठे हो, जिस दिन नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे, ठीक है, जब तुम्हें बैम्बू की सब्जियां मिलेंगी तब कहोगे अच्छा ये खाया भी जाता है। हमने तो सिर्फ खाया है, मास्टर साहब ने हमारी हथेली में दिया था, हमने केवल जो है वो बांस खाई है, बांस खाई नहीं है कभी, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसकी वजह से सरकारों को ये जो शब्द है इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कत आती है। और अगर ये समान नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, ये आदमी बंदूक उठाएगा कि नहीं उठाएगा? और अगर आज नक्सलाइट उत्पन्न हुए हैं, नक्सलाइट्स है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, क्या उसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन्वॉल्व नहीं है? कि जब तुम्हारा उद्योगपति, जब तुम्हारा बिजली, तुम शहर में तुम्हें बिजली की जरूरत है, तुम पूछ रहे हो कि ये बिजली की कीमत आई कहां से, आया कहां से, कितने लोग के बलिदान पर या कितने लोग के जो है सेगमेंट पे आया? आप सड़क चाहते हो कि भैया एक्सप्रेसवे बने, लेकिन जब वो एक्सप्रेसवे बनेगा तो कितने खेतों के बीच से गुजरेगा? वो लोग कहां जाएंगे? क्या भारत में पुनर्वास की सही नीतियां हैं, रिहेबिलिटेशन है, या भारत में केवल कंपनसेशन पॉलिसीज हैं? केवल हम क्या कर देते हैं, मुआवजा देते हैं, पुनर्विस्थापन जो स्थापन है वो नहीं करते। तो जिस सिलेबस के अंदर ये गूढ़ शब्द हैं, इन्हीं शब्दों को समझना उन घोड़ों को जो है वो सही डायरेक्शन देने का तरीका है। आपने महिला सशक्तिकरण वर्ड सुना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट। पर सवाल ये है कि जिस देश में जहां पर यह कहा जाता था कि जहां नारी पूजी जाती है, वहां पर महिला की स्थिति ऐसी हुई कैसे? क्या है वो एम्पावरमेंट जिसको हमें करना है?
क्यों करना है? क्या आपने कभी सोचा कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर है कैसा? पहले जरा ध्यान से देखो, विभाजन है कहां? शहरी और ग्रामीण है। पहला तो शहर, एक इंडिया जिसको कहते हैं, दूसरा भारत। शहरी और ग्रामीण में भी आपने क्या देखा? अमीर और गरीब, दूसरा विभाजन। ठीक है, ये रहा शहर, ये रहा गांव, नीचे बैठा हुआ बेचारा, इनकम में कम है। फिर इसमें भी विभाजन है, अमीर और गरीब, अमीर किसान और गरीब किसान। इसमें भी अगला विभाजन है जाति का, अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति। अब अगर अंदाजा लगाओ, एक महिला जो शहर में रह रही है और एक महिला जो गांव में रह रही है, उन दोनों की स्थिति में क्या हुआ? अंतर है। एक महिला जो गांव में रह रही है, लेकिन वो महिला जो है वो अमीर किसान की पत्नी है, और एक गरीब के परिवार की है, उन दोनों के बीच में अंतर। एक महिला जो अगड़ी जाति की है और एक महिला जो है वो पिछड़ी जाति की है, उसकी स्थिति में अंतर। अब जरा फिर से पूरी पिक्चर को देखो, एक महिला जो गांव में रह रही है, पिछड़ी जाति की है, बहुत गरीब है। इस पूरे पावदान पे सबसे नीचे कौन बैठा हुआ है? वो महिला बैठी हुई है। तो क्या इस शहरी महिला के सशक्तिकरण की जो योजना है और इस आखिरी पायदान पे बैठी हुई इस महिला, दोनों के लिए सेम पॉलिसी इस्तेमाल कर लोगे? कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो जब वुमेन एम्पावरमेंट को आप सेग्रीगेट करते हो, तब तुम्हें दिखाई पड़ता है कि जब तक हम भारतीय समाज को नहीं समझेंगे, क्योंकि भारतीय समाज एक बटा हुआ हिस्सा है कि हम एक लंबा समय दें।